हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेप्लिकेशन देख रहे थे। तो रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि रेप्लिकेशन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, और उसमें पहला जो था उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा एंजाइम्स चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था। दूसरा चीज, जो जब रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम में और भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यानी जो रेप्लिकेशन होगा तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए ताकि रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो सके। और वो रॉ मटेरियल में आता है क्या, वो रॉ मटेरियल किसमें इस्तेमाल होगा डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम में। तो पहला जो रॉ मटेरियल चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स, एंड दूसरा चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेप्लिका, यानी जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड या रेप्लिका जिसको बोलते हैं, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो चूंकि हम लोग पहले ही काफी स्टडी कर चुके हैं कि आरएनए प्राइमर जो होता है उसमें सारा चीज होता है एक्सेप्ट थाइमिन एब्सेंट होता है, यानी जो आरएनए का पार्ट होगा उसमें थाइमिन नहीं होगा, वहां पे थाइमिन के बदले जो होगा जो रॉ मटेरियल वहां पे होगा यूरेसिल। यानी रॉ मटेरियल यहाँ पे हम बोलते हैं इन द सेंस कि वहां पे कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक आएगा, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। और एक स्ट्रैंड जो है ओल्ड स्ट्रैंड जिसको टेम्पलेट बोलते हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक आएगा, बाइंड होगा, फिर आएगा, बाइंड होगा, इस तरह से दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, एंटी पैरेलली क्या होगा, अरेंज होता चला जाएगा। तो इसमें जो मेनली न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जरूरत पड़ती है आरएनए प्राइमर बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो उसके पास रिकॉग्निशन कैपेसिटी नहीं होती है कि हमें कहां से रेप्लिकेशन करना है। तो उसको डायरेक्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर होता है, जहां पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसके जस्ट पहले क्या होता है, आरएनए प्राइमर आके बाइंड हो जाता है। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आएगा और देखेगा आरएनए प्राइमर को, समझ जाएगा वो कि अब इसके आगे से हमें रेप्लिकेशन करना शुरू करना है, फिर इसके आगे से हमें रेप्लिकेशन शुरू करना है, उसको ये इंडिकेशन मिल जाता है। तो आरएनए जब प्राइमर बनेगा तो उसमें एटीपी, जीटीपी, एटीपी मतलब वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, इसका इस्तेमाल वहां पर होगा। और ये जो ये सारा जो होगा साइटिडीन, यूरिडीन, ये सारे न्यूक्लियोसाइड हैं, ये भी साइटोसिन नहीं, यहाँ पे साइटिडीन होगा, ये यूरिडिल होगा। तो ये सारा जो चाहिए ये क्या है, किसके लिए चाहिए, आरएनए प्राइमर के लिए चाहिए। यही चीज अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा, उसके बदले क्या होगा, थाइमिन होगा। दूसरा चीज जो राइबोज शुगर है वो यहाँ पे डिऑक्सी होगा, यानी जितने भी रॉ मटेरियल होंगे वो सारे डिऑक्सी होंगे, जैसे डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। और ये किसके लिए, रेप्लिका के लिए चाहिए, यानी जो डॉटर डीएनए बनेगा पूरा कंप्लीट, उसमें जो रेप्लिका बनेगा उस रेप्लिका में ये सारे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल अब ये जब आ गया तब तो क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, कॉमन चीजें हैं कि जो ये रॉ मटेरियल है ये प्रोड्यूस कैसे होता है। सिंपल सी क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे क्वेश्चन फंसते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्राइमर के लिए क्या चाहिए, तो जनरली कंफ्यूजन यहाँ पे ये कंफ्यूज करवाएगा कि रॉ मटेरियल जो आरएनए प्राइमर के लिए चाहिए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वो कौन कौन सा चाहिए। तो उसमें ये ध्यान देना है, ये यहाँ पे प्राइमर में ये होगा, जबकि रेप्लिका में ये स्पेशली होगा। दूसरा शुगर जो होगा वो डिऑक्सी हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस होता कैसे है। तो ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम एंड एनर्जी। ये दोनों मिलकर क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड जो मोनोफॉस्फेट है, जैसे मान लीजिए कोई भी
ये होगा, सपोज करो कि बेस, शुगर और फॉस्फेट, इस तरह से अगर हो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। और इसमें ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, इस दोनों के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे 2 फॉस्फेट और ऐड हो जाते हैं, और ये दोनों फॉस्फेट जब ऐड हो जाते हैं 3 फॉस्फेट हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और यही फाइनली रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। जब तक ये ट्राइफॉस्फेट नहीं आएगा तब तक क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, यानी प्राइमर भी नहीं बनेगा और ना ही रेप्लिका बनेगा। तो ये सारा जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम और एनर्जी मिलके जो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, इस रॉ मटेरियल को बना रहा है, तो इस पूरे प्रोसीजर्स को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी अब ये जो 3 था न्यूक्लियोटाइड, अब इसमें फॉस्फेट जोड़ के हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब नाउ दिस इज रेडी फॉर द रेप्लिकेशन। और इसमें बेस ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस ऑफ द टेम्पलेट। और यहाँ पे वही बेस आएगा जो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर एडेनिन है टेम्पलेट पे तो रेप्लिका पे थाइमिन आएगा, अगर इसमें ग्वानिन है तो रेप्लिका का साइटोसिन आएगा, और वाइस वर्सा होगा। ओके, तो ये हो गया बी में रॉ मटेरियल्स को क्या क्या चाहिए, रेप्लिकेशन के टाइम में क्या क्या जरूरत पड़ती है। और तीसरा है एनर्जी। बिना एनर्जी का रेप्लिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस या एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिना एनर्जी का रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। जितने भी इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आता है, यही एनर्जी जब ये ब्रेक होता है, यानी जो ये ट्राइफॉस्फेट है, ये ट्राइफॉस्फेट से जो 2 फॉस्फेट अलग होता है, यही 2 फॉस्फेट के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, वहां पे आगे स्टेप में दे देता है। यानी बाइंडिंग के लिए सपोज करो ये डायग्राम से देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 2 फॉस्फेट है ये अलग हुआ, तो जैसे ही ब्रेक पर एनर्जी निकला, ये एनर्जी क्या किया, इस दोनों के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बनाने में ये एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर जो नया ये आएगा, नया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो यहाँ पे आएगा और फिर ये ब्रेक होगा, और वो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच में, इस दोनों शुगर और इसके फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो एनर्जी निकल रहा है, ये एनर्जी जनरली यूज्ड बाय द आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमेज को जब चाहिए, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसको बिना एनर्जी का ये फंक्शन नहीं कर सकता है। और ये कब यूज करेगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑन टेम्पलेट, वहां चाहिए। दूसरा, प्रोड्यूस और एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द एंजाइम्स बाय ब्रेकिंग ऑफ 2 फॉस्फेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड, यहां से जो एनर्जी टूटा वो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि रेप्लिकेशन में एनर्जी का इस्तेमाल होता है या नहीं, यस नो बोथ ना, होता भी है नहीं भी होता है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत है, और यहाँ पे ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। इसी में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हाई एनर्जी फॉस्फेट बोलते हैं, ये है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये जिसमें भी ट्राइफॉस्फेट होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड उसके पास होता है, और उस हाई एनर्जी बॉन्ड की वजह से क्योंकि ये दोनों तरह काम करता है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या करता है, सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल होता है। यानी अगर ये एडेनिन है, मान ले ये हम इस्तेमाल करें, तो एडेनिन तो अपना सबस्ट्रेट, यानी थाइमिन अगर है तो एडेनिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। तो साइटोसिन क्या कर रहा है, एक तो सबस्ट्रेट चाहिए, ग्वानिन के साथ क्या बाइंड करेगा, साइटोसिन, और दूसरा साइटोसिन के पास क्या है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, यानी एनर्जी भी ये प्रोवाइड करा देता है। यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ये 2 तरह से फंक्शन करता है, एज ए सबस्ट्रेट एंड इट आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी, यानी प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन। ये दोनों काम कर देता है। और इसका एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे कैसे होता है, ये अगर हम देखें तो एक टेम्पलेट में क्या होगा, जैसे ये फॉस्फेट, शुगर और ये क्या है, साइटोसिन बेस,
तो ये क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, तो ये क्या होगा 5 to 3, ये टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट पे क्या होगा 5 to 3 क्या सिंथेसाइज होगा, रेप्लिका। तो रेप्लिका में साइटोसिन है तो ग्वानिन है, ग्वानिन ये और ये फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट अब यहाँ दूसरा अगर आएगा तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन आएगा, और ये साइटोसिन में ये जो डबल 2 फॉस्फेट जो हाई एनर्जी बॉन्ड था, ट्राइफॉस्फेट था, तो डाइफॉस्फेट से 2 फॉस्फेट निकलेगा और ये बाहर रिमूव हो जाएगा, और यहीं पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी पहले वाले के साथ ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो भी आगे आता जाएगा, ब्रेक होगा, एनर्जी होगा, फिर बॉन्ड बनेगा, फिर आएगा बॉन्ड बनेगा, इस तरह से रेप्लिका का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली डॉटर डीएनए फॉर्म हो जाता है और रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं रेप्लिका। अगर रेप्लिका बना तो नहीं तो आरएनए प्राइमर भी हो सकता है, दोनों बनेगा, तो पहले तो आरएनए प्राइमर बनेगा, उसके बाद रेप्लिका बनेगा, तो इसको रेप्लिका या आरएनए प्राइमर, और ये जो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी टेम्पलेट भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन, इस तरह से क्या होगा एक दूसरे का इस टेम्पलेट का रेप्लिका पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर? अब ये तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या मटेरियल चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। अब इसके बाद उस मटेरियल सारा मटेरियल अगर हम जान लेंगे क्या क्या चाहिए, अब जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रोसेस, यानी क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन में, यानी कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे इन्वॉल्व होता है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। सबसे पहले जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, तभी ना वहां पे, चूंकि दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस, वो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे एक बार में सिंथेसिस कर सकता है, दोनों स्ट्रैंड पे वो काम नहीं करता है, एक स्ट्रैंड पे करेगा फिर दूसरा पॉलीमरेज होगा वो दूसरे पे करेगा, यानी एक पॉलीमरेज एंजाइम दोनों पे रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है दोनों स्ट्रैंड पे, इसलिए दोनों को क्या करता है अनवाइंड करना पड़ता है। वो अनवाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ स्ट्रैंड यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रैंड डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन ये स्ट्रैंड को डिस्टेबलाइज करेगा, दूसरा हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और तीसरा अनवाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करेगा, अनवाइंडिंग प्रोटीन और स्ट्रैंड डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन मिलकर क्या करेगा, उसको अनवाइंड करेगा, उसमें ये हेलिकेज क्या करेगा, कट करके स्ट्रैंड को अलग करना शुरू करेगा। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो हेलिकेज ब्रेक किया, और यहाँ पे ये स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ये स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन फिर से ये दोनों आपस में जुड़ ना जाए, यानी फिर से डबल स्ट्रैंड ना बन जाए, इसीलिए ये स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। अब जैसे जैसे हेलिकेज आगे की ओर बढ़ता जाएगा तो ये जो टॉर्सन है वो टॉर्सन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम सिंपल डायग्राम देखें, हेलिकेज इसको कट किया, अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किया तो क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड खुलता जाएगा और स्ट्रैंड एसएसबी प्रोटीन आके बाइंड करता जाएगा, ताकि दोनों आपस में फिर से क्या यूनियन ना कर ले, फिर से कॉम्बिनेशन ना बना ले, यानी फिर से कॉइलिंग ना हो जाए, और ये टॉर्सन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इस टाइप की कॉइलिंग को बोलते हैं सिंपल कॉइलिंग। और अगर ये हेलिकेज आगे जब बढ़ता जाएगा तो जैसे एक रस्सी को आप क्या करिए, खोलिए, एक सिरे को बांध दीजिए जोर से, और दूसरे सिरे से दो रस्सी आपस में से उल्टा हुआ है, जो उलझा हुआ है आपस में, खींचिएगा तो क्या होगा, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, खींचते जाइएगा, टॉर्सन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये टॉर्सन ये सिंपल है, ये दूसरा डायग्राम हमने बताया कि और आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो ये टॉर्सन बढ़ रहा है, इसी जो टॉर्सन बढ़ने की वजह से जो कॉइलिंग बहुत ज्यादा टाइट कॉइलिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइल। ये सिंपल कॉइल है, और चूंकि सिंपल कॉइल में नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे रेप्लिकेशन ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता जाता है और डीएनए अलग होता जाता है, टॉर्सन भी क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, और कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सुपर कॉइल। तो सुपर कॉइल, और यहाँ पे ये पहला जो स्टेप था अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, ये हो गया, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं हम ये देख लिया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जब पहला स्टेप क्या था, जो प्रोसेस था रेप्लिकेशन का, तो पहला स्टेप था अनवाइंडिंग। सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड होने की वजह से जैसे जैसे टॉर्सन आगे बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, सुपर कॉइलिंग क्रिएट होता है।
तो अगर सुपर क्वाइलिंग होगी तो सुपर क्वाइलिंग क्या होगा, अब अगर सुपर क्वाइलिंग होगी तो आगे हेलिकेज उसको काट ही नहीं पाएगा। तो जो सेकेंड प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन का, उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ सुपर क्वाइलिंग। रिलैक्सेशन ऑफ सुपर क्वाइलिंग में क्या होगा, इसमें टोपोआइसोमेरेज एंजाइम्स जो होता है, टोपोआइसोमेरेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम दो तरह के होते हैं। टोपोआइसोमेरेज 1 जो कि यूकैरियोट के केस में मिलता है, और टोपोआइसोमेरेज सेकेंड जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में मिलता है। और टोपोआइसोमेरेज 1 या 2 को 1 क्यों कहते हैं, या टोपोआइसोमेरेज 2 को 2 क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि टोपोआइसोमेरेज 1 जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड को काटता है ड्यूरिंग सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग जब हो जाता है तो क्या करता है, उसको रिलैक्स करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैंड को काटता है, जैसे एक रस्सी है लिपटा हुआ, तो अगर उसको एक स्ट्रैंड को काटेंगे तो क्या होगा, वो फिर से अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है तो जैसे ही उसको एक काटेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज फिर से क्या होगा, वो नॉर्मल लेंथ में चला जाएगा। तो उसको टोपोआइसोमेरेज 1 बोलते हैं। और टोपोआइसोमेरेज सेकेंड का ही दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। यहाँ से नीट में अभी तक में 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए गायरेज का ही नाम है दूसरा टोपोआइसोमेरेज सेकेंड, और ये प्रोकैरियोट के केस में होता है। और ये क्या करता है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, और जो क्वाइलिंग होगी, जो सुपर क्वाइलिंग है, वो जल्दी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये जो सुपर क्वाइलिंग हो गई है, मान ली सुपर क्वाइलिंग क्लॉकवाइज अगर हो रहा है, मान ली वो कटिंग हो रही है और वो धीरे धीरे क्या होगा, क्लॉकवाइज अगर सुपर क्वाइलिंग हो रही है, तो दो कंडीशन, एक तो टोपोआइसोमेरेज 1 और एक दूसरा है टोपोआइसोमेरेज 2। तो टोपोआइसोमेरेज 1 की बात करें तो ये डीएनए है सिंगल स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, इसको फिर से बाइंड नहीं होने देगा, हेलिकेज कट करेगा। अब ये जो टोपोआइसोमेरेज है इस तरह से सिंगल कट मारता है, एक स्ट्रैंड को ये कट मारेगा, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को काटता है। और ये जो सुपर क्वाइलिंग है, अब ये अपने आप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। यानी ये अगर इस तरह से है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रिलैक्स हो जाएगा। और ये रिलैक्स होने के बाद नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये सिंपल क्वाइलिंग हो जाएगी। और ये जो कट हुआ, ये कट फिर से ज्वाइन कर दिया जाता है, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन में टोपोआइसोमेरेज सेकेंड की अगर हम बात करें, इसमें सिंगल कट था, इसमें डबल कट, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है कौन, टोपोआइसोमेरेज सेकेंड, इसी को बोलते हैं डीएनए गायरेज। ये दोनों स्ट्रैंड को कट किया, अब इसकी वजह से ये फिर से वही बात हुई, जैसे दोनों डीएनए कट हुआ, सुपर क्वाइल है, फिर से क्या हुआ, क्लॉकवाइज, अगर वो सुपर क्वाइलिंग क्लॉकवाइज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर सुपर क्वाइलिंग एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो रिलैक्सेशन को एंटी क्लॉकवाइज तुरंत कंप्लीट हो जाता है। जनरली क्लॉकवाइज हम लेते हैं सुपर क्वाइलिंग को, और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं रिलैक्सेशन को। तो रिलैक्सेशन जब होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड घूमना शुरू होगा तेजी से, और वो रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाएगा। और ये फिर से जो सुपर क्वाइलिंग स्ट्रक्चर है, ये फिर से क्या होगा, सिंपल क्वाइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो दोनों कट को ही निक बोलते हैं, ये दोनों निक बाद में जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो ये हम देखिए डायग्रामेटिकली कि कैसे टोपोआइसोमेरेज फंक्शन करता है। तीसरा, अब ये काम अगर हो गया तो तीसरा जो काम होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। यानी अब क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गया, तो रिलैक्स भी हो गया, स्पेस मिल गया। अब वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो आरएनए प्राइमर को बनाएगा। ये आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए होता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर नाम से ही वाकिफ है कि प्राइमर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्या करेगा, ये जनरली स्मॉल फ्रेगमेंट 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड का बेस का सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। और ये कहाँ बनाता है, जहां से रेप्लिकेशन होना होगा वहां पे उसके जस्ट पहले ये क्या करता है, टेम्पलेट के ऊपर ये छोटा सा 6 to 9 बेस का या न्यूक्लियोटाइड का क्या करता है, आरएनए का फ्रेगमेंट ऐड कर देता है। इसके बाद अब ये जो आरएनए प्राइमर की बात करें तो स्ट्रैंड पे जिस टेम्पलेट या वो स्ट्रैंड बोले तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो ये आरएनए प्राइमर होगा, वो आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो द डायरेक्शन ऑफ द आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन ऑलवेज 5 to 3 प्राइम होता है। इसको 5 प्राइम पढ़ते हैं, इसको 3 प्राइम पढ़ते हैं। तो हमेशा चूंकि
ऐसे जानो 5 ज्यादा है तो नीचे की ओर आएगा, हमेशा ज्यादा से कम की ओर आता है। याद करने का यही एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि 5 है 3 है, 5 पे फॉस्फेट होता है, 3 पे क्या होता है शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। तो शुगर मॉलिक्यूल्स हमेशा ऐड होता जाता है और 3 प्राइम पे हमेशा ऐड होता है। तो जो फॉर्मेशन होता है वो 5 प्राइम से शुरू होता है और 3 प्राइम पे ऐड होता है। यानी 5 प्राइम से शुरू होगा, 3 प्राइम की तरफ चलता जाएगा, आगे रेप्लिकेशन होता जाएगा, प्राइमर का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो ये रेप्लिकेट जो प्राइमर्स बन रहे हैं, ये प्राइमर 5 to 3 प्राइम्स होंगे और ये 5 to 3 प्राइम जब बनेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर बन गया। अब आरएनए प्राइमर के बाद डीएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर आता है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स होता है, वो आएगा और वो क्या करेगा, रेप्लिका का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। कहां से? ये थर्ड प्राइम एंड से शुरू करेगा और आगे क्या करेगा, रेप्लिकेशन करना शुरू करेगा। क्योंकि वो पहचान नहीं पाता है कभी कहां से रेप्लिकेशन करना है, तो वो जैसे ही आरएनए प्राइमर को देखेगा समझ जाएगा कि अब हमें यहां से शुरू करना है फॉर्मेशन, रेप्लिका को फॉर्मेशन करना शुरू होगा। तो कहां से? तो ये इस 3 प्राइम को बोलते हैं एडवांसिंग यूनिट, यानी ये जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये एडवांसिंग इन जो आरएनए प्राइमर का है वहां से क्या करेगा, रेप्लिका का फॉर्मेशन करना शुरू होगा और रेप्लिकेशन कंटिन्यू होगा। तो इसी प्रोसेस को डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा एडवांसिंग इन से जो रेप्लिका का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और डायरेक्शन ऑफ जो रेप्लिकेशन होगा ये भी क्योंकि इसी की तरफ जा रहा है, यहाँ 3 प्राइम, फिर यहाँ से 5 से शुरू हुआ, फिर 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, तो इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो 5 to 3 होगा। यानी डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर दोनों 5 to 3 फंक्शन करता है। यानी प्राइमेज आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर बनाएगा 5 to 3 में, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिका बनाएगा, वो भी 5 to 3 में बनाएगा। तो एक छोटा सा डायग्राम में हम देखें तो ये 5 to 3 क्या है, आरएनए प्राइमर, और इसी एडवांसिंग यूनिट, इसको बोलते हैं क्या, एडवांसिंग यूनिट से क्या होगा, ये रेप्लिका डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा 5 to 3 बनाना शुरू होगा। अब इसी से कुछ पॉइंट अगर इसी से हम रिलेटेड देखें तो अब 2 स्ट्रैंड है, ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज 5 to 3 प्राइम। रेप्लिका का फॉर्मेशन हो रहा है तो चूंकि 5 to 3 प्राइम है तो जो दूसरा टेम्पलेट डीएनए था जिसपे ये 5 to 3 चल रहा है तो 5 तभी जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए का डबल स्ट्रैंड क्या होता है, एंटी पैरेलल। तो एक अगर 5 to 3 होगा तो ये जो टेम्पलेट है वो 5 to 3 इधर होगा, यानी ये 5 यहाँ आएगा तो यहाँ इसका 3 आएगा और इसका 3 आएगा तो इधर 5 आएगा, यानी एक 5 to 3 इधर से चलेगा और ये 5 to 3 इधर से चलेगा। तो ये दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल हो गया। एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑफ द टेम्पलेट वो क्या होगा, 3 to 5 प्राइम, और हमेशा जो रेप्लिका और टेम्पलेट होता है वो एंटी पैरेलल होता है। क्लियर? अब बात करें रेप्लिकेशन स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। ये प्रोसेस जैसे ही अनवाइंडिंग होता है उसके तुरंत बाद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अब ये बना, तो बनने के बाद जब कंप्लीट होगा तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो डीएनए बनता है बहुत सारे स्ट्रैंड पे, एक तो एक स्ट्रैंड पे बनेगा तो क्या होगा, 5 to 3 इधर बनेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड था, जो दूसरा टेम्पलेट, एक टेम्पलेट जिससे पहले जो हम लेते हैं मदर डीएनए, तो मदर डीएनए में क्या था कि मान लीजिए मान लीजिए सपोज कीजिए तो एक पे 5 to 3 ये गया, और एक ये क्या है 5 to 3, ये टेम्पलेट अगर हम मानते हैं तो टेम्पलेट अगर हम मानते हैं तो इस पे रेप्लिका जो बनेगा तो इधर से इधर बनेगा 5 to 3, और एक क्या बनेगा इधर, ये 5 to 3 है, दूसरा बनेगा इधर, यानी 5 to 4। आए समझ में बात? तो चूंकि पूरा का पूरा डीएनए नहीं खुलता, एक स्ट्रैंड जो खुलता है मान 5 to 3 वो तो कंटिन्यूअस चलता चला जाएगा, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे मान लीजिए अगर डीएनए की हम बात करें इस तरह से, तो एक स्ट्रैंड पे क्या होगा, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा और ये कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होता है, छोटा छोटा फ्रैगमेंट डीएनए का इस तरह से बनेगा। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये हमेशा जो ये एक लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और एक पे क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। यानी एक पे कंटिन्यूअस डीएनए जो बन रहा है, जो कंटिन्यूअस रेप्लिका बन रहा है, उसको बोला जाता है क्या, लीडिंग
लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसपे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट डीएनए के बन रहे हैं, जो कि जब खुलेगा तो फिर बनेगा, फिर खुलेगा तो फिर बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसी लैगिंग स्ट्रैंड पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, इसी को सबसे पहले रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, जापान के रहने वाले थे, इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया क्या? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या दे दिया गया? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल दिया गया। तो अब ये जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड रेप्लिका बिकम कंटिन्यूअस, ये यहाँ से लगातार इधर से खुलता जा रहा है डीएनए, ये डीएनए इधर से खुलता जाएगा। तो अब इस पे ऐसा नहीं है कि पूरा खोलने के बाद रेप्लिकेशन होगा, यानी ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम शुरू होगा और ये 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इधर 5 to 3 प्राइम, तभी तो ये दोनों बराबर होगा ना, यानी ये 3 ये 5 दोनों होना चाहिए। तो एक पे ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है इस स्ट्रैंड पे, और इस पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है जिसपे, उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जिसपे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और चूंकि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं, उस फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।